Hello everyone and good evening. Let's start our discussion. The first news is private firms will soon make missile with DRDO technologies. अब हुआ क्या है, स्टार्टिंग में प्राइवेट फर्म को अलाउ किया गया है मिसाइल टेक्नोलॉजी के साथ में। इसके पीछे मेन रीज़न क्या क्या है जिससे प्राइवेट कंपनीज को बूस्टअप मिलेगा। रिसेंटली में क्या है कि राजनाथ सिंह जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर सर हैं, उन्होंने बोला है, अप्रूवल दिया है कि डीआरडीओ ट्रांसफर करेगा अपनी टेक्नोलॉजी। डीआरडीओ क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा टेक्नोलॉजी, कन्वेंशनल मिसाइल सिस्टम टेक्नोलॉजीज टू प्राइवेट फर्म इन द कंट्रीज। और ये जो टोटल प्राइवेट फर्म है उनका क्या क्या नाम है? फर्स्ट ऑफ ऑल अडानी, भारत फॉर्ज, आइकोमेम एंड सोलर डिफेंस। दीज आर द कंपनीज जहाँ पे डीआरडीओ ट्रांसफर करेगा अपनी टेक्नोलॉजीज प्राइवेट फर्म के साथ में। उसके पीछे मेन रीजन क्या है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का? उन्होंने बोला है, दिस ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजीज मार्क्स एन इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन इन प्रमोटिंग ग्रेटर पार्टिसिपेशन ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज in the defense ecosystem by enabling them to undertake indigenous production in accordance with applicable qualification, certification and regulatory requirement. बट फिर प्रॉब्लम ये आ रही ना कि भाई आप दे तो रहे हैं किसी को बनाने के लिए, बट जिस कंपनी को आप प्राइवेट ऑनरशिप आप टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रहे हैं उस कंपनी के पास में इतना एक्सपीरियंस है उस चीज़ को हैंडल करने के लिए, और आप जो प्राइवेट को ट्रांसफर कर रहे हैं उससे सिक्योरिटी का भी प्रॉब्लम है ना। कहीं ऐसा तो नहीं वो आपके डॉक्यूमेंट लीक कर रहे हैं, जो कि डीआरडीओ ने अभी तक उसको सिक्योर करके रखा है। तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी के पर्पज़ से और एक्सपीरियंस के पर्पज़ से हैंडलिंग में इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए कि हम अगर टेक्नोलॉजी किसी को ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो वो क्या कैपेबल है वो सब चीज़ें बनाने के लिए। और इसमें किसको किसको इंक्लूड किया जाता है? ब्रह्मोस मिसाइल जो कि ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे काम आएगी। दीज आर द अदर्स आर स्ट्रेटेजिक मिसाइल्स स्पेशली दोज कैरिंग न्यूक्लियर वॉरहेड। दिस इंक्लूड द अग्नि सीरीज, सी वेस्ट और सबमरीन लॉन्च्ड के सीरीज स्ट्रेटेजिक मिसाइल्स ऑल्सो। तो ये बात है, हम इस सब की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना चाह रहे हैं प्राइवेट कंपनीज को। फिर उन्होंने क्या बोला है कि द ऑब्जेक्टिव इट एडेड is to enhance domestic manufacturing capabilities, strengthen the defense industrial base, and create opportunities for participation of India's MSMEs and other technologies partner in the supply chain. अब इंडियन गवर्नमेंट का क्या इनिशिएट का इसका एम क्या है कि हमें ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज को बढ़ाना है, इंपोर्ट को रिड्यूस करना है, ठीक है, और डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन में हमें इम्प्रूव करना है, और इंडिया के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को सपोर्ट करना है। ये इन्होंने लॉजिक दिए हैं कि हमें क्यों प्राइवेट को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना पड़ रहा है, ठीक है। ये गवर्नमेंट के साइड से उनका अपना एक प्रोसीजर है बताने का। प्राइवेट इंडस्ट्रीज ऑलरेडी कोलैबोरेटिंग विथ डीआरडीओ इन डेवलपिंग अ शॉर्ट रेंज एंटी शिप मिसाइल and Rudram 1, Rudram 2 and Rudram series of supersonic and hypersonic ground attack missile. बट अभी तक किसी ने स्ट्रेटेजिक मिसाइल पे इंक्लूड नहीं किया गया था। द डूइंग अवे ऑफ एंट्री बैरियर इज ऑल्सो एन रिक्वायरमेंट ऑफ अ प्रपोज्ड डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर 2026। गवर्नमेंट का डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर है 2026 का, उसमें ये बात बोली गई है अगर प्राइवेट फर्म कोई भी आ रहा है या फिर हम किसी भी टेक्नोलॉजी की डील किसी कंट्री के साथ साइन अप कर रहे हैं, जितने रुपए की डील हो रही है उसका सर्टेन अमाउंट ऑफ परसेंटेज उस कंपनी को इंडिया में आके इन्वेस्टमेंट करना है, या तो वो अपनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करें या वो कंपनी इंडिया में आके अपना ग्रीन फील्ड के हिसाब से अपना प्रोजेक्ट सेटअप करे और यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाए उस चीज़ की। तभी हम दूसरे कंट्री के हथियार ले सकते हैं, नहीं तो नहीं लेंगे। और इंडिया का रिसेंटली में जो डिफेंस की पॉलिसी आई है कि हम 2030 तक डिफेंस में काफ़ी एक्सपोर्ट करेंगे, तो हम लोगों ने डिफेंस में काफ़ी एक्सपोर्ट किया। लेट मी शो यू सम डाटा ऑल्सो कि डिफेंस में कितना एक्सपोर्ट किया हमने। डिफेंस एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया, वेट अ मिनट, लेट मी ओपन सब गवर्नमेंट वेबसाइट पे देखता हूँ, ठीक है। अभी रिसेंटली में ही राजनाथ सर ने बताया है कि डिफेंस एक्सपोर्ट स्काई रॉकेट टू रिकॉर्ड 38,424 crores in financial year 2025 or 26, a massive increase of 62.66% over the previous fiscal year.
इसमें क्या हुआ कि डिपार्टमेंट ऑफ जो पब्लिक अंडर सेक्टर अंडरटेकिंग है उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है 54.84%, और जो पीएसयू प्राइवेट सेक्टर ने 45% कंट्रीब्यूट किया है इन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में। तो उसी के बढ़ते हुए कदम में आगे हम लोग 2021 में 12,000 के समथिंग कुछ था, फिर 15,000 हुआ, फिर 21,000, फिर 23,000, फिर आज 38,000 टोटल में हम लोग सप्लाई कर रहे हैं। इंडिया का डिफेंस एक्सपोर्ट ऑल टाइम हाई हो गया है। और कहीं ना कहीं हमारे जो आसपास की कंट्री है, जैसे इंडोनेशिया हो गया, फिलीपींस हो गया, मनाली हो गया, मतलब नॉट मनाली, ये आर्मीनिया, अजरबैजान हो गया, और ये साउथ की जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं इनमें हो गया। तो इनको डिफेंस की बहुत ज़रूरत है, मतलब इक्विपमेंट्स की, तो हम लोग कहीं ना कहीं सप्लाई कर सकते हैं। और ब्रह्मोस को खरीदने के लिए काफ़ी कंट्रियां ने साइन अप भी किया है। ठीक है, तो यही था, इंडिया ने इतना एक्सपोर्ट किया इसको लेके। तो यही बताना था इसमें कि प्राइवेट प्लेयर भी अब डीआरडीओ की जो स्ट्रेटेजिक मिसाइल्स है उसके बारे में कंट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं। ठीक है, और वो कर भी रहे हैं कंट्रीब्यूट। और दूसरा न्यूज़ बताते हैं। दूसरा न्यूज़ ये है कि इंडिया ने स्टार्ट किया है समुद्र मंथन स्कीम। इसमें क्या करिए, गवर्नमेंट प्रिपेयर ईयर वाइज ड्रिलिंग रिग डिप्लॉयमेंट रोड मैप। इसमें क्या है, ऑयल मिनिस्ट्री इज वर्किंग ऑन अ ईयर वाइज एग्जीक्यूशन रोड मैप फॉर ड्रिलिंग seismic surveys and rig development under its MBS 8.8 बिलियन समुद्र मंथन और द नेशनल ऑफशोर एक्सप्लोरेशन स्कीम। ठीक है, इसमें होगा क्या कि हरदीप सिंह पुरी जो हमारे ऑयल मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये बात बोली है कि इम्प्लीमेंटेशन करेंगे समुद्र मंथन स्कीम का, और इसमें क्या करेंगे कि हम लोग फाइनलाइज करेंगे टू ड्राइव एक्सेलरेट ड्रिलिंग सिस्मेटिक सर्वे एंड रिज डेवलपमेंट अक्रॉस द केजी महानदी अंडमान एंड कावेरी बेसिन के प्रति। और इसमें जो मेजर कंपनीज हैं वो है ओएनजीसी एंड ऑयल इंडिया विल बी द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द स्कीम। ओएनजीसी लेड J5 for a drill capacity addressing a key infrastructure bottleneck, shared investment and long term correcting। तो ओएनजीसी कहीं ना कहीं इस फील्ड में मास्टर्स है ड्रिलिंग के फील्ड में, तो वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगी, और ओएनजीसी बहुत मेजर रोल प्ले करने वाली है समुद्र मंथन में। स्कीम्स जो लाई है, इससे क्या होगा कि हम लोग मैपिंग कर पाएंगे कहाँ कहाँ पे ऑयल है, तो हम लोग ऑयल का ONGC expected oil price at settle at $75 per barrel in the long run. This will help the ONGC undertake exploration activity, including the deep water exploration, which are not viable financially at $60 to 65. With around 84,000 crore fund phase 1 till financial year 31 from the government, the opportunity seems very lucrative for the ONGCs. अभी क्या, each deep water will cost around 1,000 crore rupees. ठीक है, सपोर्ट विल बी कमिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट बट क्वांटम एंड टाइमलाइंस आर स्टिल नॉट डिस्क्लोज्ड। अभी तक बताया नहीं है कब तक कंप्लीट हो जाएगी, बट फंडिंग जो है वो गवर्नमेंट की साइड से ही आएगी। द स्कीम्स प्रोवाइड फंड फॉर द ऑफशोर सिस्मिक डाटा एक्विजिशन स्पेशली इन द ईस्ट वाइल नो गोन जोन विच इज द की हैम्परिंग कॉमर्शियल एक्सप्लोरेशन ऑफ ऑयल एंड गैस रिजर्व्स इन दोज एरिया ड्यू टू लैक ऑफ गुड प्रोस्पेक्टिविटी डाटा। समुद्रयान मंथन का बेसिकली यही है कि सबसे पहले हम डाटा को देखेंगे कहाँ कहाँ पे जोन है जहाँ पे हमें ऑयल और गैसेस का मिल सकता है, और जहाँ पे ड्रिलिंग हो सकती है डीप वाटर में, अंडर डीप वाटर में, है ना। डोमेस्टिक अपस्ट्रीम हैज अ लिमिटेड एक्सपीरियंस, टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टीज एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ सेम रिमेन्स हाईली कैपिटल इंटेंसिव एंड रिस्की ऑल्सो। इन्होंने बोला है कि अगर हम इस काम में सक्सेसफुल रहते हैं तो हम लोग कहीं ना कहीं इंडिया का जो डिपेंडेंस है क्रूड ऑयल पे उसको कम कर सकते हैं, और नेचुरल गैस पे भी ऑल्सो। ठीक है, और ये कहीं ना कहीं इंक्रीमेंट करेगा 10 से 15 मिलियन टन ऑफ ऑयल हम लोग कहीं ना कहीं इससे निकाल सकते हैं अगर हम इस मिशन में सही से सक्सेसफुल हो गए तो। इट विल ऑल्सो इंक्लूड एक्सेलरेटेड डीप वाटर, अल्ट्रा डीप वाटर and drilling, scientific drilling in the frontier basin, development of common offshore production, evacuation infrastructure, establishment of integrated oil and gas manufacturing service zone। अभी क्या है, समुद्र मंथन ऑल्सो इंक्लूड अ डेडिकेटेड प्रोविजन फॉर डिजिटल प्रोग्राम मैनेजमेंट, कैपेसिटी बिल्डिंग, टेक्नोलॉजी adoption, stakeholder engagement, international outreach, creating an integrated ecosystem to accelerate offshore exploration and production in the country। तो ये जो टोटल है ये समुद्र मंथन स्कीम के बारे में गवर्नमेंट ने रोड मैप प्रिपेयर किया है फॉर ईयर वाइज ड्रिलिंग डिप्लॉयमेंट रोड मैप के। तो ONGCs और OIL कंपनी है उसमें बहुत ज़्यादा रोल प्ले करने वाली हैं, और जैसे कि अंडर डीप सी माइनिंग, अंडर वाटर माइनिंग और उसका मैप, तो हम लोग कहीं ना कहीं ऑयल और रिजर्व गैस को निकाल सकें, और इंडिया का कहीं ना कहीं ऑयल का जो इम्पोर्ट कर रहे हैं उस पर
कम ला सकें, उसको डेफिसिट कर सकें। इंडिया की मेन प्रॉब्लम जो है एनर्जी सिक्योरिटी की है, क्योंकि हम लोगों को बार बार हर जगह से ऑयल के देखना पड़ता है कि, और उस पर हमारा डॉलर मतलब जो रुपीज़ है बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा है, और ऑलरेडी इतना एक्सपेंसिव हो रहा है उन ऑयल का मंगाना बाहर से कंट्री से, बिकॉज वॉर चल रहा है, अनसर्टेनिटीज़ बहुत ज़्यादा है हर एक चीज़ में, तो उसके लिए। ठीक है, तो ये हो गई अपनी आज की सेकेंड न्यूज़। द थर्ड वन इज़, अभी रिसेंटली में जयशंकर सर विजिट करके आए हैं रसिया में, तो ये उसी के बेसिस रिगार्डिंग है। तो जयशंकर ने बोला है रसिया से कि भाई आप हमारे साथ व्यवहार अच्छा करते हैं, हम लोग बढ़िया अच्छे से डील भी कर रहे हैं, हम लोग बहुत लॉन्ग टाइम फ्रेंड भी हैं, हर एक बात है, लेकिन हम लोगों का ट्रेड जो डेफिसिट है वो बहुत ज़्यादा है। बेसिकली है क्या कि इंडिया और रसिया का जो ट्रेड डेफिसिट है वो बहुत हाई है। इंडिया इंपोर्ट करता है रसिया से अराउंड 55.3 बिलियन, ठीक है, बट हम लोग उनसे जो टोटल मंगाते हैं वो हम लोग अपना बेच पाते हैं उनको, वो 4.5 बिलियन ही केवल बेच पाते हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोगों के पास जो ट्रेड डेफिसिट है दोनों लोगों के बीच में, वो $50 बिलियन के अराउंड में है। तो कहीं ना कहीं उसको कम करना चाहिए। तो मतलब जयशंकर सर ने वही बात पे ज़्यादा जोर दिया। फिर उन्होंने बोला कि प्रोग्रेस ऑन अ मार्केट एक्सेस, रिमूवल ऑफ टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर, स्ट्रेंथनिंग पेमेंट मैकेनिज्म एंड स्ट्रॉन्गर business to business engagement will be critical for addressing imbalance and achieving our shared objective of 100 billion in bilateral trade 2030 तक। दोनों कंट्री ने बोला है कि कहीं ना कहीं हम लोग अपना टोटल मिला के इतना हम लोग एक दूसरे के साथ में ट्रेड डील कर लेंगे। तो इंडिया कहीं ना कहीं देख भी रहा है, इंडिया ने बोला है कि अभी यूएस का अगर सैंक्शन लग गया ना तो कहीं ना कहीं तेल के लिए दिक्कत आ जाएगी, तो हम लोग कहीं ना कहीं रिस्क फ्री एंड डाइवर्सिफाई हम लोगों को तेल को देखना है। तो रसिया ने उनसे बोला है कि हाँ ठीक है हम आपकी हेल्प करेंगे इस चीज़ के लिए, बट कहने की ट्रेड डेफिसिट ज़्यादा है, उस बारे में एक मेजर कंसर्न है। He also said India and Russia could also take a strong negotiation on a proposed economic Eurasian Economic Union। और बेसिकली जो इंडिया यूरेशियन इकोनॉमिक है, इसमें 5 कंट्रीज मेंबर कंट्रीज आती हैं। आर्मेनिया हो गया, बेलारूस हो गया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान एंड रसिया। इंडिया ने ये ग्रुप बिगिन हुआ था 2015 के टाइम पे। तो उसमें ये बात बोली गई थी हम लोग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करेंगे और धीरे धीरे उस चीज़ को आगे फॉलोअप करेंगे। ठीक है, लेट मी ऑल्सो शो यू द EAU एग्रीमेंट, EAU एग्रीमेंट। ओके, तो हमारे यहाँ पे इन लोगों ने बोला था कि भाई हम लोग ऐसा ट्रेड डील साइन करेंगे। और स्टार्टिंग ये जो यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन की स्टार्ट हुई थी, वो स्टार्टिंग डेट थी 1 जनवरी 2015 के टाइम पे। तो अभी हम लोगों ने क्या बोला था इन लोगों से कि ट्रेड डील साइन करेंगे, तो उससे हम लोग धीरे धीरे करके डाइवर्सिफाई करेंगे मार्केट में, और अपना हम लोग कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट सेक्टर है जैसे फार्मास्यूटिकल हो गया, टेलीकॉम इक्विपमेंट हो गया, मशीनरी हो गया, लेदर, इन सबको एक दूसरे के साथ में शेयर करेंगे। और हम लोगों का एफर्ट है 2030 तक $100 बिलियन का ट्रेड बायलैटरल दोनों लोगों के बीच में होना चाहिए। ठीक है, तो यही जयशंकर सर ने जाके वहाँ पे बात की है। और जयशंकर सर जो विजिट करने गए थे रसिया में, वो इंडिया रसिया इंटर गवर्नमेंटल कमीशन ऑन ट्रेड, इकोनॉमिक, साइंटिफिक, टेक्नोलॉजीज एंड कल्चर कॉपरेशन था मॉस्को में। तो वहाँ पे गए हुए थे, 27 था ये। तो उस बारे में जयशंकर सर ने रसिया से इस बारे में बात की। ठीक है, तो ये आज हम लोगों की थर्ड न्यूज़ हो गई। लेट मी ऑल्सो टॉक अबाउट वन एडिटोरियल, दैट इज इंडिया स्टॉक्स एज अ लेट इंडस्ट्रियलर। ये आर्टिकल जो है ना, ये लिखा है जो द राइटर वॉज अ फॉर्मली हेड सेंटर फॉर WTO स्टडीज IIFT ने। ये WTO का इनका एक्सपीरियंस है। ये क्या बात कर रहे हैं इंडिया की इकोनॉमी को लेके, वो बोल रहे हैं कि 1 to 1 लाइन टू लाइन पढ़ता हूँ इस आर्टिकल को और समझने की कोशिश करना है इसमें कि इंडिया एक्चुअली में लाइक कर कहाँ रहा है आज। क्योंकि 1991 में अपने यहाँ पे LPG के रिफॉर्म आए, तो एज एवरीवन नोस कि इंडिया ना डायरेक्टली मूव किया फ्रॉम एग्रीकल्चर सेक्टर टू सर्विस सेक्टर। तो इंडस्ट्रीज में हम लोग कहीं ना कहीं हमेशा से लैग रहे हैं, हमेशा पीछे ही रहे इंडस्ट्रीज में। ठीक है, हम लोगों ने इंडस्ट्रीज उस हिसाब से कभी प्रिपेयर ही नहीं कर पाई जिस हिसाब से हमें इंडस्ट्रीज की जरूरत थी। और अभी क्या हुआ है रिसेंटली में कि चाइना जैसी कंट्री जो भी है, तो वो इतना लीप बॉन्ड इतना आगे हो चुकी है कि हम लोग वहां तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं, बट हम लोग अभी भी कहीं ना कहीं MSME सेक्टर में उलझे हुए पड़े हैं। हम लोग सोच रहे हैं कि छोटे छोटे काम बनाएंगे, जैसे टेक्सटाइल हुआ, फार्मास्यूटिकल हो गया, कहीं और, तो इसमें काम कर लेंगे। बट जो रिसेंटली में टेक्नोलॉजीज नई नई आ रही हैं, जैसे कि फैब्रिकेशन की टेक्नोलॉजी हो गई है ना, और जैसे कि आपका चिप बनाने की टेक्नोलॉजीज हो गई है ना, सॉफ्टवेयर के मामले में टेक्नोलॉजीज हो गई,
तो इस मामले में ना कहीं ना कहीं हम लैग कर रहे हैं। तो उस राइटर ने उसी बारे में बात करने की कोशिश की है कि every major economy is adopting large scale industrial policies and state support to navigate rapid technological change. Historical such policies helped late industrial catch up with the frontier economies. Since 2020, though it is the dominant player, those who have already hold technological leadership who are deploying IP most aggressively, deepening their edge further. और इसमें बेसिकली कौन कौन सी कंट्री है? यूरोपियन यूनियन, यूएस, जापान एंड चाइना टुगेदर अकाउंट मोर देन 90% ऑफ अ ग्लोबल इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्पेंडिंग. डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया ओनली अकाउंट लेस देन 10%. इंडिया ने रिसेंटली में 4-5 स्कीम भी लाई थी, जैसे कि PLI स्कीम हो गया, भाभ्या इंडस्ट्रियल पार्क स्कीम हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट स्कीम, मैन्युफैक्चरिंग स्कीम हो गया, RDI स्कीम हो गया. ये कहीं ना कहीं बहुत कम है. जो चाइना के IP स्किल प्रोग्राम है उसके देखते हुए बहुत ही फ्रैक्शन ऑफ अमाउंट चीजें हैं. India fiscally cannot match the budget or a scope of industrial policies in the US, China, or the large European Union states. That raises hard question about the policy space India need to build scale, reach the technological frontier. The question matter because India's economic rise and its ability to employ its vast youth population depends on getting it right. अब है क्या कि इंडिया का डाटा एक बताया है, UNIDO डाटा है, उसने बोला है कि इंडिया का जो G20 में जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो कहीं ना कहीं बहुत पीछे है. और उसके पीछे रीजन क्या है कि इंडिया ने कभी भी अप स्ट्रीम इंडस्ट्रीज में इतना काम नहीं कर पाया. अब इंडस्ट्रीज कौन कौन सी, जैसे मेटल फैब्रिकेशन हुआ, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, इंडस्ट्रियल मशीनरी हो गया, हम लोग कहीं ना कहीं बहुत पीछे हैं और उसमें हम लोग टॉप 5 में भी अपनी रैंक नहीं होल्ड करते हैं. इवन वेयर इट डज ब्रेक न्यू टॉप 5, हम लोग टॉप 5 में कहाँ काम करते हैं, जैसे केमिकल हुआ, बेसिक मेटल हो गया, फार्मास्यूटिकल हो गया G20 में. लेकिन इन सबका रोल जो G20 कंट्रीज हैं उसमें 5% से भी नीचे है. हम लोगों का शेयर बहुत छोटा है. ठीक है. द डाटा ऑल्सो रिवील द कन्वर्जन प्रॉब्लम. इंडिया स्ट्रगल कर रहा है अप स्ट्रीम सेक्टर से मूव करने में, अपने डाउन स्ट्रीम कॉम्पिटिटिवनेस को अप स्ट्रीम में मूव नहीं कर पा रहा है. इट इज द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बेसिक मेटल बाई वैल्यू, yet rank only 10th in fabricating metal. Its strength in the textile does not carry through apparel. अब टेक्सटाइल तो हम बना रहे हैं पर अपैरल जैसा बनना चाहिए, जैसा डिमांड है, हम लोग वो क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं. हम लोग आज भी लैक कर रहे हैं उस चीज को लेके. बट वी आर एट अ प्रीवियस टाइम वी आर लाइक किंग इन अ टेक्सटाइल फील्ड, बट आज वो नहीं है हम लोग ना. China dominates global industrial output, holding 50% or more of world production across the most sector, followed by the US and European Union. Despite talk of the America's deindustrialization, the US still rank among the top 3 producers in the most industries. As a dominant player, plan for an even greater scale, India tasks as a late industrial only get harder. हम लोग कहीं ना कहीं इंडस्ट्रीज के मामले में बहुत पीछे होते जा रहे हैं. हम लोग यहाँ इतना यूथ का प्रॉब्लम है, क्राइसिस है, जॉब नहीं मिल रही है, तो प्रॉब्लम कहाँ पे है आखिर में? है तो इंडस्ट्रीज की प्रॉब्लम ना. अगर हमारे पास सफिशियंट अमाउंट में इंडस्ट्रीज होती तो यूथ को जॉब मिल जाती, भाई वो अपना काम करता. बट प्रॉब्लम क्या है ना, हम लोग कोई भी ऐसी चीज नहीं बनाते हैं जिसको वर्ल्ड को नीड हो. अगर वर्ल्ड को उस चीज की नीड होगी ना तो हमारे पास आएगी, बोलेगी हाँ मुझे चीज चाहिए. लाइक चाइना, चाइना डेवलप कर रहा है, रॉ मटेरियल में आगे है, चिप बनाने में आगे है, फैसिलिटीज में आगे है, तो उसकी डिमांड है ना ऑल ओवर वर्ल्ड में. वो आज रॉ मटेरियल ऐसा सप्लाई कर रहा है या फिर उसकी वैल्यू चेन, सप्लाई चेन इतनी बेटर है कि लोगों को उसकी नीड है. मोस्ट ऑफ द आईफोन वहाँ पे बन रहे हैं, सप्लाई चेन कितनी वास्ट है उसकी. इंडिया में कहीं ना कहीं आईफोन बन रहे हैं बट उतना वास्ट लेवल पे काम नहीं हो रहा है. वी आर जस्ट असेंबलिंग द थिंग्स, और पर चाइना में वो चीज़ें बन रही हैं. ठीक है. तो कहीं ना कहीं क्या है कि हम लोग कोई चीज़ में नीच सेक्टर में आगे नहीं है, मतलब जो भी टॉप क्वालिटी के सेक्टर होने चाहिए वहाँ पे कहीं ना कहीं हम लोग आगे नहीं है. मतलब कुछ हम ऐसा नहीं बना रहे हैं जिसकी लोगों को उसकी जरूरत होगी, लोग बोले कि नहीं यार मुझे इंडिया से ही ये चीज़ चाहिए और कहीं से मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए. अगर हम लोग बात करें व्हीट और राइस की तो कहीं ना कहीं दूसरी कंट्री प्रोवाइड कर देता है. अगर हम हनी की बात करें वो भी कंट्री दूसरी प्रोवाइड कर रही है. टेक्सटाइल सेक्टर की बात करें तो हमें कोई और कंट्री दे रही है टेक्सटाइल भी. वियतनाम हो गया, बांग्लादेश हो गया, ये टेक्सटाइल में बहुत आगे चले जा चुके हैं, वो कपड़े उसको दे रहे हैं. फिर बात करें जेम्स एंड ज्वेलरी की तो हम लोग करते हैं बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं जेम्स एंड ज्वेलरी, उसको कहीं ना कहीं हम लोग मॉडिफाई करते हैं, रीडिजाइन करते हैं, उसके बाद कहीं एक्सपोर्ट करते हैं. फिर अगर हम बात करें हैवी मशीनरीज की तो हैवी मशीनरीज हम क्या बना रहे हैं और हम क्या एक्सपोर्ट कर रहे हैं बाहर पे. देन आफ्टर अगर हम पेट्रोलियम की बात करें तो पेट्रोलियम हम बाहर से मंगाते हैं, उसको रिफाइन करके देन आफ्टर वी सेल. ठीक है. तो कहीं ना कहीं हम किस चीज में आगे हैं? अगर टॉप इंडिया के टॉप एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन आपको दिखाया जाए, लेट मी शो यू द टॉप इंडिया एक्सपोर्ट. वेट अ मिनट. इंडियाज टॉप इंडियाज एक्सपोर्ट आइटम्स.
ये कॉमर्स का है डाटा, कॉमर्स मिनिस्ट्री का, तो उससे देखने को मिलेगा। डीजीएफटी से मिल सकता है। ओपन हो रहा है या नहीं? हो रहा है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ डैशबोर्ड इसका। ओके, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स ने रखा है यहाँ पे डिटेल सही 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 से करके। इंडिया का टॉप डेस्टिनेशन एक्सपोर्ट कहाँ कहाँ जा रहा है? यूएस में जा रहा है, यूएई में जा रहा है, चाइना, सिंगापुर, नीदरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, बांग्लादेश, सऊदी अरेबिया एंड साउथ अफ्रीका। ठीक है, एंड लेट मी शो यू इंडिया के टॉप एक्सपोर्टेड कम्युनिटीज कौन कौन सी है। देखो, मिनरल्स एंड फ्यूल, ऑयल एंड प्रोडक्ट ऑफ डिस्टिलेशन, बिटुमिनस सब्सटेंस, मिनरल वैक्स। ओके, द सेकेंड इज इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी, इक्विपमेंट, पार्ट्स, साउंड रिकॉर्डर, रिप्रोड्यूसर, टेलीविजन इमेज, साउंड रिकॉर्डर, यही सब कुछ। थर्ड इज न्यूक्लियर रिएक्टर, बॉयलर, मशीनरी, ये सारा कुछ। थर्ड में इज नेचुरल एंड कल्चर पल्स, सेमी प्रीशियस स्टोन। थर्ड इज व्हीकल एंड अदर रेलवे ट्रैम्पवे रोलिंग स्टॉक। देन फार्मास्यूटिकल, ऑर्गेनिक केमिकल, सीरियल्स, आयरन स्टील एंड आर्टिकल्स ऑफ आयरन स्टील। ये हम लोगों के टॉप एक्सपोर्ट कम्युनिटीज हैं। ठीक है, और बाई रीजन अगर कहाँ कहाँ एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अफ्रीकन, देन आफ्टर अफ्रीका में हम लोगों ने इस टाइम बेचा है 23 के समथिंग। फिर एशियन कंट्रीज, देन CIS कॉमन यूरोप, फिर लैटिन अमेरिकन कैरिबियन आइलैंड जो है, फिर नाफ्टा नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, NEA ओशियाना, साउथ एशिया एंड वोना। और इंडिया के टॉप एक्सपोर्ट पोर्ट वाइज अगर देखें तो नवासियासीज, मुंद्रा जो है, मुंद्रा का है जो, वो चेन्नई सी है। इन्नौर वाला हुआ विशाखापट्टनम, टूटीकोरन, कोलकाता वाला, फिर ये इसके टॉप एक्सपोर्ट है। इंडिया से एक्सपोर्ट बाई डिस्ट्रिक्ट अगर देखा जाए तो डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कौन कर रहा है? गुजरात, देन महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, देन हरियाणा, आंध्र प्रदेश। ओके, देन आफ्टर आई विल ऑल्सो सी यू द इम्पोर्ट हम लोग क्या क्या कर रहे हैं सबसे ज़्यादा। ये तो एक्सपोर्ट की बात हो गई, लेट मी शो यू द इम्पोर्ट ऑल्सो। ओके, इम्पोर्ट का अभी दिख नहीं रहा है इसमें डाटा, बट आई विल शो यू ऑल्सो द इम्पोर्ट डाटा नेक्स्ट टाइम। ओके, तो कहीं ना कहीं ये हम लोग इतना शेयर कर रहे हैं। ठीक है, हाँ ये देखो ना, डाटा यहाँ पे दिया गया है। 2016 में हम लोगों ने 41 का इम्पोर्ट किया है, और बट एक्सपोर्ट कितना कर पाया? 24। सेम गोज विद ऑल्सो द इम्पोर्ट हम लोगों ने 75 का किया, एक्सपोर्ट कर पाया 44 का। तो यह कहीं ना कहीं डाटा देखो 2022 से लेके 2026 तक 45, 43, 44, 44, 41 एंड 24। अभी ये ईयर खत्म नहीं हुआ 26। हम लोग कहीं ना कहीं एकदम फिक्स रह रहे हैं ना, जबकि इम्पोर्ट हम लोगों का बढ़ रहा है। 72 हुआ, 67 हुआ, देन 71, देन 75, और अभी 41 हो गया है। इम्पोर्ट कहीं ना कहीं इंक्रीज हो रहा है, बट एक्सपोर्ट में हम लोग कुछ नहीं कर नहीं पा रहे हैं उतने हिसाब से। ठीक है, तो ये टोटल डाटा था जो मुझे बताना था। तो इंडिया कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट कम हो रहे हैं ना, मतलब उस चीज़ से हम लोग अब अगर फ्री ट्रेड भी हम किसी कंट्री के साथ साइन अप कर रहे हैं, मान लो लेट सपोज हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं डिफरेंट कंट्रीज का, बट हमें देने के लिए क्या है उनके पास यार? फ्री ट्रेड में हम क्या देंगे उनको, किस तरीके से देंगे? मतलब ये सोचने की बात है ना यार, हम फ्री ट्रेड में क्या देना चाह रहे हैं? और किसी भी कंट्री का मतलब डिग्नेटरीज आता है, फिर हम इतना पैसा उसके लिए खर्चा करते हैं। G20 सम्मेलन किया था, कितना पैसा खर्चा कर दिया। कोई भी आ रहा है, बहुत पैसा खर्चा कर रहे हैं, बट वही अपने R&D में लगाएं, कुछ हम ऐसा बनाए कि जिसको उनको नीड हो उस चीज़ की, यार कि मुझे ये चीज़ चाहिए। लाइक इंडिया का ब्रह्मोस सिस्टम, कंट्रियाँ डिमांड कर रही हैं कि मुझे चाहिए, क्योंकि वो इतना बेस्ट टेक्नोलॉजी है। रसिया के साथ में इन्वेंशन करके आप लोगों ने बनाया, उसको डेवलप किया, बहुत सही है वो। ऐसा कुछ बनाए ना हम लोग जिसको मार्केट को डिमांड उसकी समझ में आएगी, भाई मुझे ये चीज़ चाहिए। FTA कहीं ना कहीं फेल करेगा ना भाई, मतलब जैसे लेट सपोज कि आप मार्केट ओपन कर रहे हैं FTA का, तो आपका मार्केट भी ओपन हो रहा है, सामने वाला की मार्केट ओपन हो रहा है, बट आप वो चीज़ नहीं बेच पा रहे क्योंकि उनको नीड नहीं है। पर आपने अपना मार्केट तो खोल दिया ना, तो सामने वाला तो डंप कर देगा अपना प्रोडक्ट आके आपके यहाँ पे, फिर कौन उसको देखेगा? इंडिया तो डंपिंग ग्राउंड बन जाएगा थोड़े दिन बाद में। तो इसी बारे में वो बात कर रहे हैं कि इंडिया इंडस्ट्रीज में बहुत पीछे रह गया है, और इंडिया को इस बारे में बहुत ज़्यादा काम करना चाहिए। तो जो प्रीतम सर है, प्रीतम बनर्जी सर, इनका यही कहना है कि इंडिया को इन सब में काम करना चाहिए। उनकी कुछ सजेशन भी है। लेट्स फर्स्ट सजेशन इज स्मार्टर इंडस्ट्रियल पॉलिसीज, स्मॉल एंड मिड साइज फर्म रिक्वायर फिजिकली sustainable support. Focus should be on patent, low cost capital for R&D, tooling, quality upgrades and technology adoption. Instead of generic schemes,
India need targeted mission in core areas of niche manufacturing such as advanced ceramic, nanomaterials, precision machining. ओके, और ये काम कर सकते हैं डिफरेंट जो इंडस्ट्रीज की गवर्नमेंट बॉडीज हैं उनके साथ बैठ करके, नीति आयोग बैठ करके उसमें प्लानिंग करें, उसके बाद उसको रन करें। कोऑर्डिनेट करना चाहिए जैसे कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो। एवरी इन्वेस्टमेंट फॉरेन एंड डोमेस्टिक एवर 500 करोड़ शुड बी गेट अ डेडिकेटेड सेंट्रल case officer from DPIIT plus 2 state level officer to support time bound execution also. These officer and their department head would be accountable to screening committees of non-bureaucratic professional with the real consequences of a career progression for a non-performance. होना चाहिए ये चीज़ लेके, ठीक है। अगर 500 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट आ रहा है तो उसके लिए स्पेशल ऑफिसर अपॉइंटमेंट करना चाहिए, और स्टेट के लेवल के लिए भी कोऑर्डिनेट करिए आपस में, ब्यूरोक्रेटिक रेड टेपिज्म उसे खत्म करना चाहिए और चीज़ें तुरंत फास्ट फॉरवर्ड तरीके से मूव करना चाहिए। The third is treat major manufacturing as a nation builder. Manufacturing with above to 200 crore rupee turnover should receive authorized economic operator equivalent status, granting green channel custom clearance and GST priority processing. Unresolved issue pending over the 2 weeks will accelerate to the independent expert-led tribunals. Though daunting in India's current context, these decisive reforms would signal true seriousness. The window to build scale and competitiveness is narrowing. By 2030, India goal should be 10,000 global champions delivering $2 trillion in the mercantile exports and 25 million manufacturing job. ये इंडिया का सेक्टर होना चाहिए और इंडिया को इस बारे में डीप थिंकिंग करनी चाहिए, बिकॉज ओवरलैप करने से काम नहीं चलेगा। अनटिल अनलेस स्ट्रक्चरल रिफॉर्म नहीं होंगे, डीप डाउन तरीके से चीज़ें नहीं होंगी, तब तक आप कुछ चीज़ें अचीव नहीं कर सकते हैं। आप गवर्नमेंट अगर सिर्फ चुनाव जीतना चाहती है तो वो जीते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट अगर इंडिया को सही में ग्रोथ करनी है और 2047 तक सही में विकसित भारत बनाना है तो इंडस्ट्रीज में बहुत काम करना पड़ेगा। हम लोगों को वो चीज़ बनानी पड़ेगी जो सामने वाले की नीड हो। अगर टेक्सटाइल की बात करता हूँ, लेट ऑल्सो टॉक अबाउट टेक्सटाइल ऑल्सो, बिकॉज यहाँ पे डाटा दिया गया टेक्सटाइल का, ठीक है। द ग्लोबल टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज इज अंडरगोइंग अ फंडामेंटल शिफ्ट एज अ ब्रांड एंड रिटेलर रिड्यूस देयर डिपेंडेंस ऑन चाइना एंड डाइवर्सिफाइंग सोर्सेज नेटवर्क। चाइना से कहीं ना कहीं इंडिया का, चाइना मतलब अब एक टेक्सटाइल के मामले में पीछे हट रहा है और वहाँ से लोगों ने टेक्सटाइल मंगाना भी कम कर दिया है। The global textile market has expanded steadily and projected to approach 1.8 trillion by financial year 2027 तक. China's share of global apparel export has declined steadily, while Vietnam, Bangladesh and other Asian suppliers have gained. इनको मिल गया है, बट इंडिया कहीं ना कहीं लैग कर रहा है। इंडिया रिटेल लीडिंग पोजीशन द ग्लोबल होम टेक्सटाइल एक्सपोर्ट एज अ रिटेलर डाइवर्सिफाइंग सोर्सेज बियॉन्ड चाइना. India established strength in the bedding and furnishing offer immediate growth opportunities. ठीक है, और इसमें क्या क्या है, जैसे मान लो कि टोटल अभी चाइना का लूज शेयर किया है तो उसने सबके लिए रूम खाली किया है इंडिया के लिए भी। जिसे चाइना की बात करूं तो फाइनेंशियल ईयर 2025 में कहीं ना कहीं चाइना का शेयर कितना हुआ, कम हुआ है, डिक्रीज हुआ है ना पहले से। लाइक वियतनाम का इंक्रीज हुआ है, कंबोडिया ऑल्सो इंक्रीजिंग, बांग्लादेश ऑल्सो इंक्रीजिंग। इंडिया इंक्रीज तो किया है बट उतने अमाउंट पे नहीं इंक्रीज कर रहा है। इंडोनेशिया ऑल्सो इंक्रीजिंग। इंडिया की टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज ग्रोथ कर रही है बट उतना सिग्निफिकेंटली ग्रोथ नहीं कर रही जिस हिसाब से उसको ग्रोथ करना चाहिए। लेट्स देख, आप खुद देख सकते हैं ये ग्रोथ करना चाहिए बट नहीं हो रहा। 19 फाइनेंशियल ईयर 19 में और फाइनेंशियल ईयर 2018 तक हम लोग पहुंच पाएंगे 12,400 बिलियन डॉलर के समथिंग में। और कहीं अगर इंडस्ट्रीज का टेक्सटाइल में शेयर देख लो सब लोगों का, जैसे अदर का शेयर जो भी है वो इतना परसेंटेज अमाउंट में है। सबसे ज़्यादा शेयर किसका था, चाइना का, देन इंडिया का 10, 10, 11 और 10 इतना शेयर रहा है। ओके, दिस इज समथिंग वी आर लैकिंग, बट कहीं ना कहीं इस पर काम करना चाहिए, बहुत अच्छे से काम करना चाहिए। अब मैं बात करता हूँ फोर्थ और फिफ्थ न्यूज़, वॉट एवर इट इज, अनकाइंड कट। ये न्यूज़ है अनकाइंड कट की। इसमें क्या हुआ है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ये बोला है, द कंट्री लार्जेस्ट बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आप जानते हैं। उन्होंने ये बात बोली है कि 1 अक्टूबर तक बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट जो अकाउंट होंगे और नो फ्रिल्स अकाउंट होल्डर बिल हैव to sell out 15 rupees per withdrawal plus GST when they use ATM to withdraw cash more than 4 times a month. SBI ने ये बोला है कि अगर आप एक महीने में अपने ATM से 4 बार से ज़्यादा कैश विड्रॉ करते हैं जो कि सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट है, तो हम उन पे पर ट्रांजेक्शन 15 रुपए का चार्ज लेंगे ही लेंगे। इसमें द हिंदू बिजनेस लाइन टेक लेता है, कहता है द मूव इज अनफेयर, डिफाइस लॉजिक एंड मस्ट बी विड्रॉन। ये तुरंत हटना चाहिए। वो बोलता है कि देखो इंडिया पहले ही ऑलरेडी मिडिल क्लास इकोनॉमी है जहाँ पे लोगों के पास इतना इनकम का सोर्स नहीं है,
और लो स्मॉल बिजनेसेस हैं, सीनियर सिटीजन हुआ, लो इनकम हाउस होल्ड है, जहाँ पे इतना अवेयरनेस नहीं है लोगों को अभी भी डिजिटल यूपीआई के बारे में। उसके बाद वो बोलता है कि नेशनल डाटाबेस ने बताया कि इनफॉर्मल वर्कर बोस्ट इन एक्सेस ऑफ 31 करोड़ रजिस्ट्रेशन बाई फरवरी 2026। इंडिया हैड अबाउट 58 करोड़ जनधन अकाउंट है, ठीक है, विद द डिपॉजिट बैलेंस उनमें 2.94 लाख करोड़ रुपीज है। आउट ऑफ दीज नियरली 78% हैव बीन ओपन इन रूरल एंड सेमी रूरल एरियाज। एसबीआई alone witnesses about 32 करोड़ ट्रांजेक्शन डेली इन दीज अकाउंट। अगर कहीं ना कहीं ऐसा होगा, ए सैलरीज पर्सन अकाउंटर होल्डर इनकर नो चार्ज वैन पेइंग 500 रुपीज बाय यूपीआई कॉफी या 5 स्टार होटल रिगार्डलेस ऑफ अ ट्रांजेक्शन फ्रिक्वेंसी। अब भाई यूपीआई जो यूज़ कर रहा है तो उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, कितना भी ट्रांजेक्शन करे, बट कोई एटीएम है आधार से अपना इनेबल कर रहा है निकालने के लिए, तो वहाँ पे यार चार्ज क्यों ले रहे हो आप? ये तो नहीं करना चाहिए। जैसे यूरोप, जैसे यूके है, ब्रिटेन है, तो उसमें क्या है कि इकोनॉमी बहुत मैच्योर स्टेज पे है, वहाँ पे इतना अर्ज नहीं है मतलब कैश को लेके, बट फिर भी बैंक कहीं ना कहीं एक्सेस अमाउंट पे चार्ज नहीं कर रही है लोगों से, है ना। तो कहीं ना कहीं इसको देखना चाहिए, और ये जो इन्होंने ऑर्डर लिया है इसको विड्रॉ करना चाहिए, बिकॉज ये कहीं ना कहीं हर्ट करेगा लोगों को। और लोगों ने जैसे यूपीआई को स्टार्ट किया है तो उससे हटके कहीं ना कहीं लोग अपने पास कैश रखना स्टार्ट कर देंगे। तो जो सपना था कि कैश नहीं रखना है, बट कहीं ना कहीं वो कैश रखेगा। जबकि एसबीआई ने इस साल प्रॉफिट 20,000 करोड़ रुपए किया है क्वार्टरली में, स्टिल वो चार्ज करना चाह रहे हैं। आई डोंट नो क्यों चार्ज करना चाह रहे हैं। द कंट्री लार्जेस्ट लेंडर अर्न नियर 286 crore via ATM charges and 230 crore from the minimum balance penalties for fiscal year 2026. Low cost current account and saving account deposit at about 22.6 lakh crore for fiscal year 2026 accounted for about 45% of SBI loan advances. It is only fair that lay depositor are treated better. तो इस पे ये बात बोली है इन्होंने, ठीक है। तो एसबीआई को इस बारे में सोचना चाहिए, और ये जो टैक्स लगा रहे हैं आप 15 रुपए का ट्रांजैक्शन पे, ये खत्म करना चाहिए। तो ये हम लोगों की नेक्स्ट न्यूज़ हो गई। और इस पे क्या है बात करने के लिए? बात करने के लिए बहुत कुछ होता है, मतलब इतना कुछ है बताने के लिए कि इस क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। और मेरा मतलब मेन मोटो तो यही है कि सामने जो चल रहा है ना उसको मैं सही से एक्सप्लेन कर सकूँ, मैं वो चीज़ समझा सकूँ कि भाई क्या सही है और क्या खराब है, बस दैट्स ऑल। और मेरा कोई इंटेंशन नहीं है किसी चीज़ को लेके। जैसे इंडिया ने समुद्र मंथन अभी बताया ना, रिसेंटली मैंने बताया था न्यूज़, वैसे ही श्रीलंका ने स्टार्ट किया है अपने यहाँ पे, इनवाइट किया इंटरनेशनल कंपनीज को कि ऑयल और गैस को एक्सप्लोर करवा के मन्नार बेसिन में, नॉर्थ वेस्ट के साइड में। तो कहीं ना कहीं ये स्ट्रेटजिक मूव भी हो सकता है, क्योंकि सब लोग अपने अपने यहाँ सी शोर की मैपिंग करना चाह रहे हैं। खोदना, ढूंढना, सर्च करना एक बहाना हो सकता है, बट कहीं ना कहीं सब लोग अपने यहाँ क्या करना चाह रहे हैं, मैपिंग करनी चाह रहे हैं अपनी सीज की, जिससे कि अगर इन फ्यूचर कोई भी अटैक हो रहा है तो उसको चीज़ें हम देख सकें, ठीक है। अब टेक्सटाइल की मैं बात कर रहा था, तो टेक्सटाइल में देखो इंडिया का कॉटन का जो एरिया है ना वो अभी भी हॉल्ट करके रखा है। 108 लाख हेक्टेयर, मतलब जो 1 लाख हेक्टेयर हम लोगों ने ही मतलब टोटल कॉटन अभी तक मिली है। लास्ट टाइम भी हम लोगों ने इतनी की थी, इस टाइम भी इतनी है, तो कहीं ना कहीं हॉल्ट करके रखा है। कहीं ना कहीं तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश में इन्होंने हैव ऑफसेट डिक्लाइन इन द महाराष्ट्र एंड राजस्थान। इसमें कहीं ना कहीं हाई एक्रेज मतलब हाई एरियाज में प्रोडक्शन हुआ था, पर महाराष्ट्र में और राजस्थान में कहीं ना कहीं थोड़ा कम हुआ है। महाराष्ट्र अभी भी लार्जेस्ट कॉटन ग्रोइंग स्टेट है, और उसमें थोड़ा मार्जिनल एरिया डिक्रीज किया है पहले से। राजस्थान में भी एरिया थोड़ा डिक्रीज किया है। तो यही है, उनका मानना है कि जो कॉटन के एसोसिएशन ऑफ इंडिया है चेयरमैन सर, उनका मानना है कि ये जो आने वाला टाइम है नेक्स्ट 30 days विल बी क्रूशियल फॉर कॉटन क्रॉप, और क्लियर असेसमेंट ऑफ अ क्रॉप साइज विल हैव टू वेट अंटिल द एंड ऑफ सितंबर। सर ऑल्सो सेड लाइक कि अभी रेनफॉल हो रही है या नहीं हो रही है उस बेसिस पे देखना चाहिए। ओवरऑल द क्रॉप कंडीशन आर गुड, देयर इज अ नीड टू अनदर राउंड ऑफ रेन इन द नेक्स्ट 10 to 15 years, स्पेशली इन द गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, टू गेट अ वेरी गुड यील्ड। तो आई होप कि भाई प्रोडक्शन बढ़े, लेकिन कहीं ना कहीं अगर कॉटन का प्रोडक्शन कम रहेगा तो टेक्सटाइल फील्ड में कैसे ही काम करेंगे? बाहर से हम लोगों को एक्सपोर्ट करनी पड़ेगी, सॉरी बाहर से हम लोगों को इम्पोर्ट करनी पड़ेगी कॉटन ना, तो उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत तो है ही, फिर भी बढ़ेगा इम्पोर्ट का। चलो नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं कि सेंटर सेट टू बैन कार्बोसल्फन। कार्बोसल्फन बहुत ही हानिकारक एक पेस्टिसाइड था
जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने, उन्होंने बोला है इस चीज़ को कि इसको बैन करी जाए इमीडिएट कंडीशन में, और ये बैन किया गया है इंसेक्टिसाइड एक्ट 1968 के तहत में इसको बैन किया गया है। अब कोई भी इसका कोई भी केमिकल किसी भी टाइप का कंपाउंड इसके द्वारा बना हुआ इस तरीके से नहीं बेच सकता है, सेल नहीं कर सकता है। कार्बोसल्फन एज एन इंट्रिक्सिकली हाईली हैजार्डियस कार्बोनेट इंसेक्टिसाइड, इट इज rapidly metabolized into the carbofuran, a highly toxic compound that could cause severe cholesterol inhibition and acute systematic toxicity. अब ये कहाँ कहाँ पे टॉक्सिसिटी आ रही है? टॉक्सिसिटी टू बर्ड्स, पॉलिनेटर, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म एंड अदर नॉन टारगेटेड स्पीशीज, बिसाइड रेगुलेटरीज restriction or a ban on its use in several countries. बहुत सारी कंट्रीज में ऑलरेडी बैन है इसका। देयर इज नो स्पेसिफिक एंटीडोट टू रिवर्स कार्बोसल्फन टॉक्सिसिटी, और इसका कोई भी एंटीडोट भी नहीं था, इसको वापस सही किया जा सकता है। तो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको बैन किया है। और रिसेंटली में एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने 2-3 कंपाउंड को और बैन किया है। आई विल ऑल्सो सी कौन कौन से कंपाउंड है जिसको रिसेंटली में मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने बैन किया है। पेस्टिसाइड है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर recently ban big pesticide. अमीनो फॉस्फाइड भी बैन किया है, कैप्टाफॉल किया है, कार्बोफुरॉन किया है, क्लोरोफाइरोन्स किया है, ठीक है। DDT तो पहले ऑलरेडी हम लोगों ने बैन कर रखा है। तो ये कुछ है रिसेंटली में जो इंडियन गवर्नमेंट ने बैन किए हैं, ठीक है। और शिवराज सिंह चौहान सर ने ये भी बात बोला ICAR से कि टैकल करो ओनियन के प्राइस गैप को लेके। कहीं ओनियन बहुत ज़्यादा अच्छे प्राइस पे होता है अनियन और कहीं पे कम होता है, तो उसको देख के कहीं ना कहीं गैप है जो ना एक दूसरे के बीच में वो कम करना चाहिए। कहीं पे 15 रुपये बिक रहा है, कहीं पे 60 रुपये, कहीं पे 32, कहीं पे 45। आई होप कि गवर्नमेंट को ये समझ में आ रहा है कि भाई इरेगुलरिटीज़ हैं, प्राइस सही से पहुंच नहीं पा रहे, सप्लाई साइड में प्रॉब्लम है। तो उन्होंने बोला भी परचेज अनियन अंडर द मार्केट इंटरवेंशन स्कीम एट 50 to 20 rupees a kg. Now when the farmers do not have a stock, how come onion prices have surged? उसने पूछा ये चीज़ कि भाई ऐसा कैसे होगा। तो वही है ना, ब्लैक मार्केटिंग हो रही है चीज़ों को लेके, तो उसी वजह से हो जाता है दिक्कत। अब थर्ड फोर्थ जो भी है न्यूज़ उसके बारे में बात करता हूँ। कर्नाटक टू टेक अप अ क्लाउड सीडिंग टू एड्रेस रेनफॉल डिफिसिट। मैंने बहुत पहली बात बोल रही थी कि इस बार सूखा है, ड्राइनेस है, बिकॉज इन दिनों का ईयर है तो बरसात इतनी हुई नहीं है, और जितने उनके रिजर्वॉयर हैं उनके बहुत ही ऑलरेडी रिजर्वॉयर जितना होना चाहिए उससे भी कम पे हैं। तो इस वजह से कर्नाटक सरकार देख रही है कि नेक्स्ट 60 days टू इनहांस रेनफॉल एंड एड्रेस द डेफिसिट अक्रॉस द स्टेट वी आर एक्सपेक्टिंग लाइक क्लाउड सीडिंग। क्लाउड सीडिंग में बेसिकली सिल्वर आयोडाइड हुआ, ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड रहती है जो ड्राई आइस इसको बोलते हैं, और सोडियम क्लोराइड हो गया या फिर पोटेशियम आयोडाइड हो गया, इनका यूज़ करते हैं वाटर ड्रॉपलेट्स को बनाने के लिए, ठीक है। तो इससे क्या होता है, आर्टिफिशियल रेनफॉल स्टार्ट हो जाती है। तो ये हेल्प करेगा IITs और IISc और इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट साथ में मिल करके, और ट्राई करेंगे इस चीज़ को कि यहाँ पे बारिश होना स्टार्ट हो जाए। पर क्लाउड सीडिंग करना चाह रहे हैं लोग। द 60-day cloud seeding operation involves about 200 flying hours. It is estimated to cost around 27 crore. The Water Resource Department will undertake the operation across the state for revenue division, subject to the availability of suitable clouds. Rainfall is expected within a 15-kilometer radius of a cloud seeding location. तो बस यही था इसमें बताने के लिए। कर्नाटक इज प्लानिंग फॉर क्लाउड सीडिंग। कॉटन का एरिया स्टेडली रुका हुआ है। शिवराज सिंह चौहान सर ने बोला है ICAR से कि आप अनियन का प्राइस गैप जो है ना वो कम करो, टैकल करो, कैसे सही हो सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बैन कर दिया कार्बो सल्फन, अगर कहीं आ जाए ऐसा लिख करके तो आप देख लेना। कुकिंग कोल प्राइस पोस्ट हुए वोलेटाइल इन द शॉर्ट टर्म, क्योंकि चाइना ने सप्लाई होल्ड कर दी तो कहीं ना कहीं फ्लक्चुएट होगा कोल का प्राइस, उसके बाद ऑल ओवर ठीक हो जाएगा। इंडिया को कोल की जरूरत पड़ी रही है क्योंकि इंडिया ने देखो कोयल का प्रोडक्शन, इंडिया ने इंपोर्ट किया कोयल का 85 था 1525 में, 88 हुआ 26 में, देन 27 91, 28 में 95, ऐसा अनुमान लगाया जाए प्रोजेक्शन। एक्सपोर्ट कंट्री सबसे आगे ऑस्ट्रेलिया, मंगोलिया, US, ठीक है। इंपोर्ट में चाइना एंड इंडिया। तो ये हो गया कोल का सेक्टर। श्रीलंका का मैंने डील बता दिया आपको। देन ऑल्सो टॉक अबाउट इंडियाज
इंडस्ट्री सेक्टर एंड एसबीआई का क्या प्रोसीजर है, उन्होंने क्यों फाइन ले रहे हैं, चार्जेस ले रहे हैं। समुद्र मंथन स्कीम की बात की, जयशंकर सर का विजिट बात की इंडिया रसिया पे। एंड ऑल्सो टॉक अबाउट प्राइवेट फर्म्स विल सून मेक मिसाइल विद डीआरडीओ टेक्नोलॉजीज। तो ये आज की न्यूज़ पेपर में था, जो कि बिजनेस लाइन का न्यूज़ पेपर है, उसका था। द हिंदू में कुछ न्यूज़ थी इंपॉर्टेंट। लेट मी ऑल्सो टेल यू अबाउट सम इम्पॉर्टेंट न्यूज़ अबाउट द हिंदू। रिसेंटली हो क्या रहा है ना, इंडिया और चाइना साथ में आने की कोशिश कर रहे हैं विथ ट्रेड डील के साथ में, कि भाई हम लोग आपस में कोलैब करते हैं, स्टार्ट करते हैं। 2020 के टाइम पे ये चीज़ ऐसी हो रखी थी कि इंडिया की जिस कंट्री के साथ में बॉर्डर शेयर कर रहे थे ना, वहाँ से कोई भी एफडीआई तक नहीं कर सकता था। बट रिसेंटली मैं एक और इसी के साथ में कनेक्ट करता हूँ बात। जैसे इसमें लिखा है कि इंडिया चाइना डिस्कस वे टू पुश बॉर्डर डिलिमिटेशन। ठीक है, गलवान का क्लैसेस हुआ था, उसके बाद से अभी तक ये चीज़ें ठीक नहीं हो पाई। तो 26 है ना आज। ओके, ये आया था आई गेस 25 के न्यूज़पेपर में। या डिड प्रेस नोट 3 रिलैक्सेशन हेल्प अट्रैक्ट मोर एफडीआई। हुआ क्या था अप्रैल 2020 में, बिफोर दोज क्लासेस टुक प्लेस, उसने क्या बोला था इंडिया ने, कि इंडिया का अगर कोई भी बॉर्डर शेयर करता है, इसमें लिखो, यहाँ पे लिखा है, उन्होंने बोला था गवर्नमेंट का कि इंक्लूड एनी कंट्री दैट शेयर अ लैंड बॉर्डर विद इंडिया, सो दिस इंक्लूड पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश, नेपाल एंड भूटान। तो कोई भी डायरेक्ट एफडीआई नहीं कर सकता विदाउट गवर्नमेंट अप्रूवल। जब तक गवर्नमेंट का प्रॉपर अप्रूवल नहीं मिलेगा तब तक एफडीआई नहीं हो सकता। तो उसमें से एफडीआई कहीं ना कहीं रुक गई थी। बट मार्च 2026 में हम लोगों ने इसको ईज कर दिया, फ्री कर दिया। तो उससे क्या हुआ कि हम लोगों के एफडीआई आना स्टार्ट हो गई। तो एफडीआई हम लोगों की क्या इंक्रीज हुई, और उसमें मेजर कंट्रीज जो एफडीआई करने वाली थी वो कौन कौन हुई? मॉरिशस हुआ, यूएस हुआ, रिपब्लिक ऑफ कोरिया हुआ, जापान, सिंगापुर, लग्जमबर्ग एंड कैमन आइलैंड। ठीक है, और किस किस सेक्टर में सबसे ज़्यादा एफडीआई हुई है, आप सेक्टर देखना, आईटी सेक्टर में, एआई सेक्टर में, कम्युनिकेशन, मैन्युफैक्चरिंग, फार्मास्यूटिकल, डाटा सेंटर एंड ट्रांसपोर्ट सर्विसेज में। इसमें सबसे ज़्यादा एफडीआई हुई है। एफडीआई की कौन कौन सी चीज़ें हैं वो है, तो कहीं ना कहीं इंडिया मूव कर रहा है चाइना की साइड में, स्लोली एंड ग्रेजुअली। ठीक है, तो इसी में ये न्यूज़ है डिलिमिटेशन कमीशन, डिलिमिटेशन के बारे में बैठ करके कि फिंगर 5 तक पेट्रोलिंग होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए अराउंड द एलएसी, उसके बारे में है। इसी के साथ साथ एक न्यूज़ और आई है, मैं आपको वो न्यूज़ दिखाता हूँ। इंडिया के यूथ के बारे में क्राइसिस है कि भाई आप जॉब उतनी प्रॉपर नहीं कर पा रहे हैं जितनी जॉब की हमें नीड है। ठीक है, तो उसी के बारे में आर्टिकल बोला गया है कि इंडिया का कहीं ना कहीं उन्होंने बोला है, मौसमी का सर्वे डाटा आया था, उसने बोला है कि वाई दिस वुड बी वेलकम स्टूडेंट, प्राइवेट कोचिंग कॉस्ट 16% ऑफ वॉट एन इंडियन फैमिली स्पेंड ऑन चाइल्ड एजुकेशन अगेंस्ट 12.5 इन 2018। 2018 में 12.5 था, पर आज 16% हो गया है। नियरली अ क्वार्टर ऑफ दैट बजट बाय द हायर सेकेंडरी ईयर विच इज व्हेन द स्टूडेंट प्रिपेयर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। Cheaper coaching is limited value as a quality professional education remain confined to a handful of institutions. For instance, over 22 lakh candidates appeared in this year medical entrance exam. 1.4 undergraduate seats with the fewer more than 10,000 of them at a top 50 colleges. अब भाई देखो 22 लाख कैंडिडेट बैठ रहे हैं, उसमें से 1.4 लाख अंडर ग्रेजुएट की सीट है, उसमें से 10,000 से भी कम ज़्यादा टॉप 50 कॉलेजेस के हैं। तो कहाँ से हो जाए भाई सिलेक्शन यार? ऑल इंडियन सर्वे ऑन हायर एजुकेशन ने, जो कि बिगिन हुआ था 2011 में, उसने बोला है कि अंडर ग्रेजुएट का जो इनरोलमेंट है वो फॉल कर रहा है कहीं ना कहीं 93,000 के हिसाब से 2013 और 2014 के टाइम पे, और ये सबसे ज़्यादा फॉल देखा गया है उत्तर प्रदेश में। The analysis founded the undergraduate enrollment down 1.53 lakh as a diploma enrollment roses 1.38 lakh. An analysis of periodic force labor force survey until level data found that every 100 graduate aged to 15 to 29 in 2015 and 26 were in the regular salaried employment and just 4 had a salaried job with a contract and social security. आप सोच रहे 100 ग्रेजुएट पास कर रहे हैं, एज है उनकी 15 से 29 के बीच में, उसमें से 26 हैं जो उसको केवल रेगुलर सैलरी से एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, नहीं तो सब सैलरी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे या सोशल सिक्योरिटी पे कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है प्राइवेट सेक्टर की, बिकॉज प्राइवेट सेक्टर का जो कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट होना चाहिए वो
ड्रास्टिकली रिड्यूस हुआ है। 2007-2008 में ये 17.3% ऑफ जीडीपी था, जो कि आज 10.3% बन गया है। ये शो कर रहा है कि भाई आप किसको डाटा दे रहे हैं, कहाँ पैसा आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। तभी तो है ना कि इंडिया की जो टॉप मोस्ट वेल्थ है वो किसी बहुत ही गिने चुने लोगों के पास में एक्यूमुलेट होकर रह गई है, और वो कॉर्पोरेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाह रहे हैं। और इसने क्या हुआ कि कॉर्पोरेट टैक्स जो है ना वो भी कट कर दिया आपने। पहले ये कॉर्पोरेट टैक्स जो था वो 30% था, बट अब 2019 में इसको आपने 22% कर दिया। तो सोच रहे थे कि इंडस्ट्रीज बनेगी, बट इंडस्ट्रीज नहीं लगी भाई। निर्मला ताई जी आप समझिए भाई, नहीं हुआ कुछ भी। द स्टेप रिक्वायर्ड फॉर द इंडियन गवर्नमेंट आर क्लियर: पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन द इंडस्ट्रियल कैपेसिटी, support for the industrial discipline by export performance rather than domestic production, and tempering a regulatory and enforcement zeal that seems to selectively target enterprises affecting the job catering medium-sized company in the particular. This route has a better chance of delivering job for the youth at a scale needed and such countries as a Vietnam has source. वियतनाम ने बहुत अच्छा काम किया अपने यहाँ पे। इंडिया को भी इस तरीके से करना चाहिए काम, बट इंडिया लाइक हम तो बिस्क्रू है भाई, हम कैसे कर सकते हैं ये चीज़, जॉब मिले या ना मिले। इसमें एक डाटा इंडियन एक्सप्रेस का भी आया, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। आप बोलेंगे तो कि आप क्या ही बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, जॉब मिल रही है यार, लोगों को जॉब मिल रही है, आप ले ही नहीं पा रहे जॉब। तो आई विल शो यू सम डाटा ऑफ इंडियन एक्सप्रेस। भाई कहाँ गए आप? ओके, वो डाटा भी मिल नहीं रहा है इस पर। ये नीति आयोग की रिपोर्ट आई है, उन्होंने बोला है कि जो यही डाटा है इसमें, उसमें बोला है नीति आयोग ने कि जो डिग्री की है, जैसे बीए है, जिसके बाद बीएससी बीकॉम है, उनके पास वीक जॉब लिंकेजेस हैं। उसमें रिफॉर्म की जरूरत है भाई। जिस हिसाब से जिसकी क्वालिफिकेशन है उसके तरीके से उसको जॉब ही नहीं है, कोई लिंक ही नहीं है एक दूसरे के बीच में। ये कहीं ना कहीं बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज़ है, उसके बारे में बोला है। तो ये तो हो गई। इसमें और कोई न्यूज़ तो थी नहीं आई गेस। एक न्यूज़ और बताने की कोशिश करूंगा, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, एग्रीकल्चर से इकोनॉमी से रीड कर सकते हो कि फीड स्टॉक सोर्सिंग इज अ नेक्स्ट क्रिटिकल लेयर फॉर स्केलिंग कंप्रेस्ड बायोगैस आउटपुट। रिसेंटली हम क्या है, सीबीजी जैसे कि मीथेन निकलती है हम लोगों की, तो उससे क्या किया गया है कि रिसेंटली गवर्नमेंट ने, यूनियन गवर्नमेंट ने अप्रूव किया था 9 अगस्त में 23,731 करोड़ का गोवर्धन गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स धन स्कीम, जो कि रन करेगी 2036 तक। इसका सेकेंड फेज स्टार्ट किया गया ये, ठीक है, पहला फेज कंप्लीट हो चुका है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, प्रेस मड और कैटल के डंग को यूज करके हम लोग इसमें डालेंगे, और पेडी स्ट्रॉ। प्रेस मड इज अ रेसिड्यू लेफ्ट आफ्टर sugar cane processing. Since sugar mills usually work only 4 to 5 months, it must be stored and transported to the CBG plant on time. फिर उन्होंने बोला है कि ऐसा करो 25 किलोमीटर की रेडियस में सप्लाई चेन बना के रखो प्रेस मड की, जिससे कि एक दूसरे के साथ में आराम से चलता रहे। फिर जो सप्लाई चेन में प्रॉब्लम आ रही है वो कैटल डंग की आ रही है। कैटल डंग प्रेजेंट अ बिगर चैलेंज द प्रोक्योरमेंट, procuring a sustainable quality would need covering a wide geographical span. Pressmud and paddy straw also pose seasonal supply chain, क्योंकि भाई जब सीजन होगा तभी तो मिलेगा ना यार, बिना सीजन के तुम कैसे ले लोगे यार प्रेसमड और पैडी स्ट्रॉ। अब जब गेहूं लगेगा, मतलब धान लगेगा, उसके बाद ही तो आएगा ना पैडी का। ऐसे गेहूं जब होगा तभी उसके बाद पराली आएगी ना उसकी यार, ऐसे तो नहीं आ जाएगी। फिर क्या होगा, स्टोरेज में भी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि अगर हम लोगों ने लार्ज क्वालिटी में स्टॉक करके रखा और मान लो समर के टाइम पे कहीं अगर फायर वायर लग गई उसमें, तो भाई सब तो खत्म हो गया। फिर बन गया आपका सीएनजी, जो भी आपको बनानी है कंप्रेस्ड बायोगैस, वो कैसे बनेगी। तो ये कहीं ना कहीं दिक्कत है इसमें। तो उसको देखते हुए उन्होंने बोला है कि बायो स्लरी जनरेट कर सकते हैं सीबीजी प्रोडक्शन में, ठीक है। बायो स्लरी क्या होता है, मतलब जो स्ट्रॉ होता है उनको बहुत ही प्रेस मड करके और उसके बाद जो बचा हुआ प्रोडक्शन होता है वो बायो स्लरी में आता है। फिर क्या है, और बायो स्लरी कैन बी रिटर्न टू अ फार्मर फॉर द यूज एज ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर ऑल्सो। और टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंडेंट करता है कि गैस यील्ड फ्रॉम काउडंग से 6% आ सकती है, पैडी स्ट्रॉ एंड अदर एग्रीकल्चर रेसिड्यू से एटलीस्ट कम 10% और मोर आ सकती है, उससे ज़्यादा।
तो इस तरीके से लिंक करना चाहिए सीवीडी प्रोडक्शन को एग्रीकल्चर एक्टिविटी के साथ में। अब ये थोड़ा डाटा इसमें भी है कि इंडिया अभी सीबीजी जो प्लांट है वो 1302 फंक्शनल प्लांट हैं और 256 प्लांट पे अभी काम चल रहा है। द कंट्री ऑल्सो प्लानिंग टू टारगेटिंग टू ब्लेंड 3% CBG with CNG transport and PNG domestic in financial year 2027 with a rate of 4% and 5% in the subsequent financial year। इंडिया ने टारगेट किया पहले 3%, फिर 4%, फिर 5% 2027 के बाद से मिलाना स्टार्ट करेंगे। CNG जो ट्रांसपोर्ट होता है उसमें, CBG एंड PNG जो हम लोग यहाँ गैस का यूज होता है उसमें, ठीक है। तो ये हो गई हम लोग की एक नेक्स्ट न्यूज। ये बोला है बॉर्डर स्टेबिलिटी इज द इमीडिएट प्रायोरिटी बिटवीन इंडिया एंड चाइना। होना चाहिए भाई, बात होनी चाहिए। हमारी जो जगह है मुझे वापस करो यार, ऐसे थोड़ी ना लेके चले जाओगे तुम, ठीक है। एक न्यूज और आई थी लद्दाख को लेके यार, कि लद्दाख में टूरिस्ट की ना वहाँ की एक साइड ओपन की गई है और वो मुझे न्यूज मिल नहीं रही अभी। नहीं मिल रही थी, कोई बात नहीं। लद्दाख में बेसिकली क्या है कि उन्होंने एयरपोर्ट का एयरफोर्स ने 4-5 किलोमीटर का उनको रनवे ऑफर किया है प्राइवेट सेक्टर के लिए, जिससे कि वहाँ की टूरिज्म सेक्टर का डेवलपमेंट हो सके और फ्लाइट आराम से जा सके नुब्रा वैली तक। टाइगर एक करके जगह पड़ती है, नुब्रा वैली हुआ, उधर साइड तक जा सके। अभी लोग क्या है बाई रोड जाते हैं, अगर फ्लाइट की कनेक्टिविटी हो जाएगी तो ईजिली एक्सेसिबल होगा और आराम से चीज़ें जा सकती हैं। यही था कि टूरिज्म इंडस्ट्रीज को बढ़ाने के लिए, बट देखना चाहिए कि वहाँ पे जो भी ये इतना पॉलीथीन, प्लास्टिक बोटल्स और इतना गंदगी फैला के आते वो नहीं करना चाहिए, बिकॉज लद्दाख इज़ वेरी पीसफुल प्लेस, बहुत शांति है, बहुत अच्छा जगह है। तो उसको उसी तरीके से उसका जो सेक्रेटनेस है उसको मेंटेन करके रखना चाहिए, ठीक है। तो ये आज का टोटल जो भी न्यूज़ का कवर था वो हो गया है। 2-3 चीज़ें मुझे और करानी है, जैसे डेफिनेशन ऑफ इंडस्ट्री अगर चेंज हुई है, मतलब जो डेफिनेशन है इंडस्ट्री की वो चेंज हुई है, उसके बारे में बात करनी है। एंड द सेकेंड थिंग इज आई ऑल्सो वॉन्ट टू टॉक अबाउट मिनरल माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एक्ट जो है उस पर अमेंडमेंट हुआ है, उसके बारे में बात करनी है। तीसरा ट्राइब्यूनल को लेकर बात करनी है। तो ये 3 टॉपिक हैं, ये नेक्स्ट टाइम पे होगा तो मैं उसके में करा दूंगा। आई होप यू लाइक दिस पार्ट वॉट एवर आई हैव डिस्कस्ड विथ यू एवरीवन। तो इसको आप समझिए, थोड़ा फंबल हो जाता है कहीं ना कहीं जस्ट बिकॉज ऑफ कि एक ओवरफ्लो होता है वो, तो उसके लिए सॉरी। और पढ़ते रहिए अच्छे से, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम में नेक्स्ट वीडियो के साथ में, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।